हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बैंक क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे जैसे मनी का डेवलपमेंट हुआ था, वैसे धीरे धीरे ना उसको सर्कुलेट करने के लिए प्रॉपर किसी न किसी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ी। और वो इंस्टीट्यूशन जो बन के आया था वो था हमारा बैंक। तो ये समझते हैं कि सबसे पहले बैंक आया कहाँ से, कैसे बैंक बना, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी चीज का इन्वेंशन नहीं होता, पहले हमें उसकी जरूरत महसूस होती है। जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है फिर धीरे धीरे वो चीजें आती हैं मार्केट में। राइट, तो समझते हैं कि बैंक क्या होता है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपना रिव्यू जरूर दें। अपना रिव्यू का मतलब ये है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी चीजें हैं वो आप क्लियरली मेंशन करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं कि बैंक क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात जो छोटी सी पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे देखो लिखा है ऑल ऑफ अस अवेयर ऑफ अ बैंक। देखो, सिचुएशन ये है कि आज के जमाने में सभी को पता है कि बैंक है। बैंक क्या है, जैसे मतलब मार्केट में बैंक है, ये सभी को पता है। बैंकिंग हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ये भी हम सभी को पता है। राइट, वी डिपोजिट अवर मनी। आज प्रेजेंट टाइम में लगभग सभी के अकाउंट्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में। तो वो क्या करते हैं, अपना जो मनी है यानी जिसको हम सेविंग्स भी कहते हैं, वो सेविंग अपना क्या करें, बैंकों में डिपॉजिट करते हैं एज अ टर्म एंड सेविंग्स डिपॉजिट। राइट, हम अपना टर्म यानी कि जो एक जैसे 5 साल 10 साल 7 साल के लिए होते हैं जो फैसिलिटीज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे तौर पे या सेविंग्स के तौर पे हम क्या करते हैं, बैंकों में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। ओपन अकाउंट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस के लिए अकाउंट ओपन करते हैं। एंड इवन सम फॉर बेनिफिट्स, यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम पे जो एलपीजी सब्सिडीज मिलती हैं उसके लिए भी बैंक अकाउंट ओपन कई लोगों ने किया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, क्लियर मेंशन किया है कि जिन लोगों का बैंक अकाउंट है और उनका बैंक अकाउंट का जो कनेक्शन है वो अगर एलपीजी के साथ है, मतलब जो उनका कार्ड होता है, अगर उस कार्ड के साथ उनका कनेक्शन नहीं है तो उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, यानी वो सब्सिडीज नहीं मिलेंगे। तो इस सिचुएशन के लिए भी कई लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। बिसाइड्स वी पे fees, withdraw to buy TV, AC, refrigerator, etc. And even we can borrow as the लोन। इट मीन्स ये वो चीजें हैं जो आज के टाइम पे नॉर्मली सब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है अभी भी कि ये बैंक है क्या, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहीं भी बैंक नहीं बताया। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर हुआ कि हमारे लाइफ में जो बैंक है वो चार तरफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, चाहे हम जो भी काम करें। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, इवन आजकल फीस पे करने के लिए भी लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, टीवी परचेस करने के लिए, एसी परचेस करने के लिए, और इवन मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी लोग आज बैंकिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो वो ऑनलाइन पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है, बैंकों के थ्रू हो रहा है। तो ये बैंक आया कहां से, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जो हमारा बेसिक है उसका समझते हैं। यहाँ पे मीनिंग ऑफ बैंक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बैंक मीन्स हिप और मास। अभी ध्यान से समझना, जब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तो बैंक का मतलब होता है हिप, हिप और मास। मास या हिप का मतलब होता है ऐसे जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी रखी होती हैं, ठीक है, वो होता है हमारा मास इन संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत में इसका मतलब, बैंक का मतलब होता है भंड। देखो ध्यान से समझना ये बात, ये जो लैंग्वेज देखो कैसा है कि जो बैंक हमारा है ना वो डायरेक्टली नहीं वर्ड आया है, ये कहीं ना कहीं से इनको लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे इन्होंने देखा कि इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब पैसे से रिलेटेड है, इसका मतलब चीजों को इकट्ठा करने से रिलेटेड है, तो उन लोगों ने बाद में बैंक वर्ड बनाया था। तो जैसे यहाँ पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज में आया था, पहले हीप आया फिर मास आया। देखो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। राइट, एग्जाम में भी काम आता है और नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के लिए भी आपके लिए अगर जानते रहोगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है वहां पर भी ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। दूसरा, संस्कृत लैंग्वेज में जो बैंक का मतलब होता है वो होता है भंड, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैपिटल। ध्यान से समझना, भंड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैपिटल एंड फंड। ये देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो बेसिकली हमारा होता है ये इस तरह से भंड या यूं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैपिटल एंड फंड। अब देखो एक वर्ड है, अगर सुना होगा आप लोगों ने, भंडोड़। क्या, भंडोड़, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या, भंडोड़। ठीक है, ओके। अब ये भंडोड़ का मतलब देखो, इसी भंडोड़ वर्ड शब्द से जो ये आया था, ये भंड शब्द आया था। अब ये भंडोड़ का मतलब होता है इकट्ठा करना। ओके, भंडोड़ वर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अब उसी वजह से बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बैंक यानी जो इंग्लिश वर्ड है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड दैट इज अ बैंका और फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंक्यू। राइट, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोथ मीनिंग बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। देखो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो पैसे ट्रांजेक्शन हम लोग करते थे, यानी जो
बैंक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, पहले एक ऐसी बेंच होती थी जहां पे कुछ पर्सन ऐसे बैठे होते थे और वहां पे जाके मनी एक्सचेंज करते थे। दैट्स वाई इन लोगों ने बोला कि बोथ मीनिंग क्या होता है, बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। अभी देखो यहाँ पे, फर्स्ट रियल बैंक इज बैंक ऑफ बार्सिलोना, दैट इज स्पेन 1401। जो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक बना था वो कहाँ बना था, बैंक ऑफ बार्सिलोना में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ बार्सिलोना, स्पेन 1401। ये भी याद रखना है कि कौन सी जगह पे बना था प्लस कौन से ईयर में बना था। अभी ध्यान से बात को समझना कि जब हम बात करते हैं करेंसी की, पैसे की, देखो सिचुएशन क्या हुआ कि जैसे जैसे मार्केट में करेंसीज होने लगी, तो पहले क्या होता था, पहले तो मार्केट में करेंसीज थे ही नहीं, यानी जो पैसे थे वो तो था ही नहीं। हम पहले बार्टर सिस्टम करते थे, लेकिन जैसे जैसे बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस आई, धीरे धीरे हमारा यहाँ पे करेंसीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो करेंसीज होते हैं कि यहाँ पे इनको स्टोर करना, क्योंकि जो करेंसी है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। पता है हम लोगों को, हम स्टोर कर सकते हैं, ये हम फ्यूचर एक्सचेंज के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। इवन अगर आपको इसको कहते हैं ना मीडियम में एक्सचेंज यूज करना है तो उसके लिए भी हो सकता है, डेफर्ड पेमेंट करना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी इतनी सारी फैसिलिटीज था जो ये करेंसी नोट प्रोवाइड कर रहा था। कौन प्रोवाइड कर रहा था, करेंसी नोट, यानी हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन का मनी था, राइट। ये इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जो मैंने कहा कि इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था अगर हम अपने पास स्टोर करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है, इट मे बी पॉसिबल कोई पर्सन चोरी कर ले, इट मे बी पॉसिबल कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे पैसे जल जाए, पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने सोचा इस पैसों को हम रखें कहाँ, तो हमने डिसाइड किया कि हम किसी और के पास रखते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम जो था वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं ये बात कहूं कि जो हमारा इकोनॉमिक है, राइट, हमारा जो कंट्री है, यानी जो भी कंट्रीज इकोनॉमिक कंट्रीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है मनी पे, राइट। कहाँ डिपेंडेंट है, मनी पे। और इसी वजह से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ मनी एंड मेंटेनिंग वैल्यू ऑफ मनी प्लेड बाय बैंक। और इसी वजह से सिचुएशन क्या हुआ कि जो हमारा इकोनॉमिक है अगर वो मनी पे डिपेंडेंट है, तो सिचुएशन क्या राइज हुआ, अरोज नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जैसा मैंने कहा कि हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ी जो पैसे की सेफ्टी करें, सेफ्टी फॉर सेफ्टी ऑफ मनी एंड मेंटेनिंग वैल्यू ऑफ मनी। सबसे बड़ी बात कि जो बैंक होते हैं वो सिर्फ पैसे का ध्यान नहीं रखते, पैसे को सेफ नहीं रखते, वो उसकी वैल्यू भी मेंटेन करते हैं। ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, हमारा बैंक कर रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर नहीं होती तो पैसे की जो वैल्यू है वो कैसे पता चलता कि राइट नाउ क्या होगी, कैसे 1 रुपए डिसाइड होगा, 10 रुपए डिसाइड होगा, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे रहेगी, क्योंकि सबके पास पैसे होते, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो तुम्हें पता है कि चीजों की प्राइस जो इंक्रीज हो जाएगी, यानी वैल्यू जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई, बैंक की रिक्वायरमेंट हुई। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बैंक क्या है, देखो ये जो चीजें था ये इसके हिस्ट्री के बारे में था। अभी हम प्रॉपर पढ़ते हैं कि बैंक एक्चुअली में होता क्या है। इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग, याद रखना कि इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कलेक्ट पीपल्स सेविंग। अब याद रखना यहाँ पे देखो क्या है, कलेक्ट पीपल्स सेविंग, ठीक है। क्या करते हैं, उनकी सेविंग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग दिस अंडर कंडीशन रिटर्निंग द सेम व्हेन डिपॉजिटर्स डिमांड। देखो सिचुएशन क्या होता है कि जो बैंक होती है ये कैसे काम करती हैं, इनका जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है वो समझो। देखो जैसे कि मान लो ये बैंक है, ठीक है, ये मान लो कि बैंक है, और ये मान लो पब्लिक है बहुत सारी, ये बहुत सारी पब्लिक है। अब सिचुएशन क्या है कि इन लोगों के पास, यानी ये जो सभी लोग हैं, इन सबके पास मनी है। अब बैंक देखो क्या करती है, ध्यान से समझना, जो बैंकिंग सिस्टम है वो काम कैसे करता है, बैंक क्या करती है, बैंक ऐसा करती है कि इन लोगों से, इन लोगों के पास जाती है, राइट, या यूं कहो कि ये लोग बैंक के पास आते हैं और अपना पैसा एज अ डिपोजिट, राइट, क्या, एज अ डिपोजिट ये अपने पास रख लेते हैं। या यूं बोलो कि ये जो पब्लिक होती है, ये मैंने क्या कहा, ये कौन है, ये पब्लिक है, और इन सभी के पास पैसे हैं। तो पब्लिक क्या करती है, ये बैंक के पास जाती है और एज अ डिपोजिट अपना पैसा उनको देती है। अब बैंक इन पैसों का क्या करेगी, अब जैसे मान लो ये पांचों लोग गए और बैंक में जाके 5 करोड़ रुपीज डिपॉजिट कर दिया। अब देखो सिचुएशन क्या है कि बैंक के पास 5 करोड़ रुपए आ गए। अब बैंक इन पैसों का क्या करेगी, तो बैंक ऐसा करती है कि बैंक ऐसे लोगों को ढूंढती, देखो अब सिचुएशन क्या है कि बैंक ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनको नीड हो, क्या नीड हो, पैसों की नीड हो।
उसके बाद क्या करेगी, जिन लोगों को पैसों की नीड होती है उन्हें एज अ लोन, कैसे, उन्हें एज अ लोन बैंक पैसे प्रोवाइड करती है, ठीक है, कैसे, एज अ लोन क्या करती है, उन्हें पैसे प्रोवाइड करती है। कंडीशन ये होता है कि उसके बदले में इन लोगों को, यानी जिन लोगों ने ये लोन लिया है, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यही जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सेम वही इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ इंटरेस्ट ये लोग बैंक वाले क्या करते हैं, इन लोगों को पे करेंगे जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किया था। मतलब ये जो डिपॉजिट किया है उसके बदले में इन लोगों को भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। फिर उसके बाद जो पैसे बैंकों के पास है वो पैसे लोग पब्लिक को देते हैं और पब्लिक से भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और कुछ इस तरह से दोनों की कमाई हो जाती है। किसकी, पब्लिक की भी कमाई हो जाती है, लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाती है, और बैंक की भी कमाई हो जाती है। देखो जैसे हुआ कैसे, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, मतलब ये लोग भी कमा गए, ठीक है, बैंकों के पास पैसे आए, बैंक ने क्या किया, लोन दिया, ठीक है, तो इनकी भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, इन लोगों ने इंटरेस्ट पे किया तो बैंक वाले भी पैसे कमा गए, और इस तरह से जो चक्र है ना, कहते हैं ना पहिया, वो चलता रहता है। क्लियर है, इतना समझ में आया कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ओके, अभी यहाँ पे समझते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब मैंने क्या कहा कि ये लोग लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं। ओके, मैंने क्या कहा कि ये लोगों से कलेक्ट करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं, पीपल सेविंग एज अ डिपॉजिट विद द पर्पज ऑफ लेंडिंग। क्यों कलेक्ट करते हैं इन लोगों से, विद द पर्पज ऑफ लेंडिंग दिस अंडर कंडीशन, कंडीशन क्या होता है, रिटर्निंग द सेम। देखो कभी भी अगर तुमने लोन लिया होगा या तुम्हारी फैमिली में किसी ने लिया होगा तो उसमें तुम्हें पता होगा कि एक कंडीशन होता है, भाई इतने सालों के अंदर या इतने टाइम के अंदर तुम्हें ये पेमेंट करना होगा, या जो भी लोन लिया वो तुम्हें रिटर्न पे करना होगा, राइट। इससे क्या होगा कि जब डिपोजिटर डिमांड करेगा, यानी जिसने पैसे डिपॉजिट किए थे यहाँ पे, तब उसको वो रिटर्न कर पाएंगे। नाउ बैंक इज अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट। देखो बैंक भी बेसिकली क्या एक तरह का कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो भी काम क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी प्रॉफिट के लिए करते हैं। देखो मेन काम है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी उनके पास पैसे होना जरूरी है, इसलिए कहीं ना कहीं वो इस तरह से चार्जेस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात समझो, ये जो चार्जेस करते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, मैंने कहा कैसे कमाएंगे, अभी तो मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब देखो वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, उसके लिए यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन समझाया, ये सिचुएशन समझाया, यहाँ पे हो गया क्या कि जैसे अगर इन लोगों को कुछ पैसे लोन दिए हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपीज लोन दिया है, और अगर 100 रुपीज पर 10 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं, मतलब कि जो बैंक वाले हैं वो कितना कमा गए, बैंक वाले कमा गए 10 रुपए, और यही अगर मान लो 100 रुपए इन लोगों से लिया होता तो इन लोगों को पे करते सिर्फ 7 रुपए। तो ये जो बीच का 3 रुपए डिफरेंस है इंटरेस्ट का, वो इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो लेंडर होता है, लेंडर से ज्यादा पैसे चार्ज करना, यानी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना, और साथ ही साथ जो डिपॉजिटर होता है उसको कम इंटरेस्ट पे करना, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है इनका प्रॉफिट। ओके, तो याद रखना, क्लियर है, ये दो चीजें याद रखनी कि लेंडर से ज्यादा चार्ज करना यानी हायर रेट पे चार्ज करना, और जो इनका डिपॉजिटर होता है उसको लोअर रेट पे अमाउंट उसको सेविंग उसका एक्सेप्ट करना, राइट। और जो बीच का डिफरेंस होता है वो इनका होता है प्रॉफिट। ओके, नाउ सी हियर, अगर स्टॉक ऑफ मनी नॉट मोबिलाइज टेंड्स टू फॉल एट अ फ्यूचर डेट। अब देखो सिचुएशन क्या बोला है कि स्टॉक ऑफ मनी जो है, यानी जो पैसे का गट्ठर जो भी पड़ा हुआ है, अगर वो प्रॉपर यूज नहीं होता है, नॉट मोबिलाइज्ड का मतलब है प्रॉपर यूज होना या मार्केट में सर्कुलेट होना, मार्केट में प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, टेंड्स टू फॉल एट फ्यूचर डेट, उसकी जो वैल्यूज होती है ना वो फ्यूचर डेट में क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। बात समझ में आया, क्लियर है, और इसी वजह से बैंकों का काम करना जरूरी है। ओके, अब आगे समझते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। क्या समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। तो जो बैंक की क्लासिफिकेशन होता है उसमें मेन दो पार्ट्स को डिवाइड किया है, एक है कॉमर्शियल बैंक्स और एक है हमारा सेंट्रल बैंक। देखो कॉमर्शियल बैंक में सारी कॉमर्शियल बैंक को इंक्लूड कर दिया है, और सेंट्रल बैंक की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड है आरबीआई। हमारा कौन सा बैंक इंक्लूड है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अभी समझते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, याद रखना कि जब भी ये डेफिनेशन तुम लोगों से पूछा जाएगा व्हाट इज द बैंकिंग या व्हाट इज द कॉमर्शियल बैंक, तो तुम्हें जो डेफिनेशन लिखना होगा वो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट ही लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ध्यान से समझना क्या बोला है, विच ट्रांजेक्ट्स बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी जो बैंकिंग का काम करता है, पहला चीज जो बैंकिंग का काम करता है। अब उसमें देखो क्या होता है, एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट, डिपॉजिट्स फ्रॉम अ पीपल, क्या कर रहे हैं ये लोग, पीपल से यानी जो लोग हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करें फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। क्यों, लेंड करने का, यानी कि लोन देने के लिए या लोगों को उधार देने के लिए, और इन्वेस्टमेंट,
या तो अगर लोग नहीं ले रहे हैं तो ये लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, अब याद रखना है कि ये जो पैसे इन लोगों ने लिया है वो रीपेबल होता है, बैंक वाले हमारे पैसे में रिटर्न देते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे रख लेंगे। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रोवल बाय चेक, देखो डिमांड पे वो रीपे करेंगे और अदरवाइज या तो दूसरी तरह से, एंड विड्रोवल बाय चेक, क्या क्या होगा, विड्रोवल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज या कोई और तरीका। देखो 3 तरीके इन लोगों ने मेंशन किया है, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज, जो भी तरीके मेंशन है, यानी जो भी तरीके मार्केट में बैंकों ने अलाउ किया है, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ना, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया गया है, क्या मतलब बताया है कॉमर्शियल बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का मतलब बताया है विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, पहला याद रखना है विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, ओके, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, सेकंड पॉइंट। थर्ड, और इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, वो रीपेबल होगा कैसे, डिमांड पे या किसी और तरह से, एंड विड्रॉल या विड्रॉ कर सकते हैं बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो कुछ इस तरह से तुम्हें लर्न करना है। जब भी तुम्हें कोई डेफिनेशन लर्न करना हो या कोई पॉइंट्स लर्न करना हो तो कभी भी पूरा पैराग्राफ एक साथ लर्न मत करो, ठीक है, भले 3 लाइन का ही हो तो क्या हुआ, तुम क्या करो उसके पार्ट्स बनाओ। जैसे मैंने बोला ना कि बैंकिंग वाला पहले वर्ड मैंने बोला, फिर एक्सेप्ट डिपॉजिट वाला बोला, फिर रीपेबल वाला बोला, बाद में विड्रॉल वाला बोला। अब इसमें क्या होगा, अगर तुम्हें डेफिनेशन मेन टाइम पर याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें याद रहेगा कि तुमने 4 पार्ट्स किए तो उन पार्ट्स में ये वर्ड मेन आया था, तो तुम लिखोगे तो कहीं ना कहीं 70 to 80%, 100% मैच हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा लर्न किए रहोगे और भूल गए थोड़ा भी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये मंत्र थोड़ा याद रखना, तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं और समझते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगला जो मेन पॉइंट है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी दैट इज अदर फंक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बैंक का मतलब और व्हाट इज कमर्शियल बैंक, यही आज का टॉपिक है, इसको अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, एंड हैव अ गुड डे।